हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीबी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस परिवार में। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको आरजीपीबी भोपाल बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिट नंबर 4 हमारी चल रही है थर्मोडायनामिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। आपको अगर मैं सिलेबस दिखाऊं यहाँ पे तो ये सिलेबस है आरजीपीबी का बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 4। और ये वाला जो पोर्शन है ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे और लास्ट लेक्चर में हमने स्टीम इंजीनियरिंग को स्टार्ट किया था। वहां पे हमने पढ़ा था कि बॉयलर क्या होता है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर और कुछ बॉयलर्स की वर्किंग हमने पढ़ी थी वहां पे। राइट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं माउंटिंग्स एंड एसेसरीज ऑफ द बॉयलर। ठीक है, चलिएगा। तो आज का हमारा टारगेट रहने वाला है लेक्चर नंबर 6 है हमारा यूनिट नंबर 4 का, और आज हम पढ़ेंगे बॉयलर माउंटिंग्स एंड एसेसरीज। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस आरजीपीबी में ऑलरेडी आए हुए हैं रिलेटेड टू माउंटिंग्स एंड एसेसरीज, वो क्वेश्चंस भी हमारे आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर जो है पूरा कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीबी है, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, पीडीएफ नोट्स हो, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरजीपीबी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं और हम टॉपिक के सामने लिख देते हैं कि ये जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है आरजीपीबी में कब आया हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और आप कहेंगे कि ये नोट्स कहाँ पे मिलते हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जब जाएंगे तो वहां पे 3 बार पे क्लिक करेंगे, आरजीपीबी का फोल्डर मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल्स के अंदर। वहां पे आपको डिटेल लेक्चर्स के भी और वन शॉट रिवीजन के नोट्स भी मिल जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में लेकर के आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी क्लास को। तो पढ़ने वाले हम लोग बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एसेसरीज। आपको ध्यान होगा कि ये जो डायग्राम मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, समझाया था इसको, है ना, कि भाई जो बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर कुछ माउंटिंग्स होती है। मैंने ये टर्म यूज भी करी थी वहां पे, मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बॉयलर माउंटिंग्स। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज क्या है बेटा, ये प्रेशर को जो स्टीम और जो वाटर इस बॉयलर के अंदर होता है उसका प्रेशर को बताता है। तो प्रेशर बता रहा है इसका, ये प्रेशर गेज क्या है, इसका एक माउंटिंग है। ठीक है, तो जो डिवाइसेस बॉयलर के ऊपर माउंट होती हैं या बॉयलर के ऊपर इंस्टॉल होती हैं और वो सेफ्टी प्रोवाइड कराती हैं बॉयलर को, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग, एक प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी फंक्शन प्रोवाइड करा रही है, सेफ्टी प्रोवाइड करा रही है, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, माउंटिंग्स बोलते हैं। ये क्या है, ये बॉयलर के ऊपर माउंट है। सेफ्टी बॉल्व है ना, सेफ्टी बॉल्व भी क्या है बेटा, एक बॉयलर माउंटिंग है। स्टॉप बॉल्व हो गया, ये एक बॉयलर माउंटिंग है। वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, फ्यूजिबल प्लग हो गया। राइट, नीचे आप देख सकते हैं फीड चेक वॉल्व है, ब्लो ऑफ वॉल्व है। सो दीज आर दी बॉयलर माउंटिंग्स। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देख सकते हैं आप लोग, हेडिंग लिखा है हमने बॉयलर माउंटिंग्स, आरजीपीबी 2000, दिसंबर 2017, नवंबर 2018, जून 2014, मई 2019, और भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समझिएगा जरा बॉयलर माउंटिंग्स का क्या मतलब है, कि बॉयलर माउंटिंग्स आर द डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस होती हैं विच प्रोवाइड सेफ्टी टू द स्टीम बॉयलर। बॉयलर को जो सेफ्टी प्रोवाइड कराती हैं वो डिवाइसेस कहलाती हैं बॉयलर माउंटिंग्स, और ये बॉयलर पे माउंट होती हैं, बॉयलर पे ही इंस्टॉल होती हैं। माउंटिंग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर। बॉयलर के सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कोई एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, सेफ्टी को प्रोवाइड कराने के लिए हम बॉयलर माउंटिंग्स यूज करते हैं इन बॉयलर। माउंटिंग्स आर इंस्टॉल्ड, ये इंस्टॉल करी जाती हैं, माउंट होती हैं ऑन द बॉडी ऑफ द बॉयलर इटसेल्फ, बॉयलर के ऊपर ये माउंट होती हैं। दीज माउंटिंग्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉयलर। ये जो आप देख रहे हैं बॉयलर ये है ना, ये सब क्या है, ये सब इंटीग्रल पार्ट है किसका, बॉयलर का ही इंटीग्रल पार्ट होती है। कौन, बॉयलर माउंटिंग्स। अब कौन कौन सी बॉयलर माउंटिंग्स होती हैं उन पर भी जरा एक बार देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय बॉयलर माउंटिंग्स, कौन कौन सी बॉयलर माउंटिंग्स होती हैं, और उनमें से किसी एक को या दो को एक्सप्लेन करता है। कहता है कि व्हाट आर बॉयलर माउंटिंग्स, व्हाई वी यूज बॉयलर माउंटिंग्स इन बॉयलर, एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम और एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। ठीक है, तो कौन कौन सी है जरा ध्यान दीजिएगा। दीज आर दी फॉलोइंग मेन बॉयलर माउंटिंग्स, कौन कौन सी है, वाटर लेवल इंडिकेटर है, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वॉल्व है, सेफ्टी वॉल्व हो गया, फ्यूजल प्लग हो गया, स्टॉप वॉल्व हो गया, ब्लो ऑफ कॉक हो गया,
प्रेशर गेज हो गया, फीड चेक वाल्व एंड मैन होल एंड मड बॉक्स। तो ये काफी सारी माउंटिंग्स हैं, इसमें से आप 5-6 तो एटलीस्ट याद कर लीजिए। और कई बार क्या होता है कि बोलेगा कि इनमें से एक या दो को एक्सप्लेन कीजिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना, कुछ 2 या 3 को। भाई अगर मान लो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप बॉयलर माउंटिंग्स के तो नाम, बॉयलर माउंटिंग्स क्या होता है पहले ये लिखेंगे, फिर सभी बॉयलर माउंटिंग्स के नाम लिखेंगे और फिर उनमें से अपने मन से 2 या 3 या एक जो भी वो कहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहां पर मैं आपको सेफ्टी वॉल्व डायग्राम के साथ समझाऊंगा, फ्यूजिबल प्लग डायग्राम के साथ समझाऊंगा और प्रेशर गेज में आपको समझाऊंगा डायग्राम के साथ। तो मैं कोई 3, इनमें से 3 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, फंक्शन आपको सबके पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार बोल देता है कि बॉयलर माउंटिंग्स कौन कौन सी हैं और उनके फंक्शंस बताइए क्या होते हैं। तो यहां पर मैंने टेबल के फॉर्म में आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से बॉयलर माउंटिंग्स हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। देखिएगा जरा, सबसे पहले बात करेंगे यहां पर हम वाटर लेवल इंडिकेटर, है ना। तो ये क्या करता है, इट शोज द वर्किंग लेवल ऑफ द वाटर इन द बॉयलर। यहां पर देखो वाटर लेवल इंडिकेटर यहां पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज द वाटर लेवल इंडिकेटर। ये क्या है, एक बॉयलर माउंटिंग है जो क्या करता है, जो बॉयलर के अंदर वाटर है उसको इंडिकेट करता है कि उसका लेवल कहां तक है ना, वाटर का लेवल जो है वो कहां तक है, वाटर का लेवल कहां तक, कितनी जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर पानी भरा हुआ है तो उस वाटर भरा हुआ है तो उस वाटर का लेवल कहां तक है वो कौन बताएगा, वाटर लेवल इंडिकेटर। ओके, तो वो चीज यहां पर लिखी गई है, वाटर लेवल इंडिकेटर इंडिकेट द वर्किंग लेवल ऑफ द वाटर इन द बॉयलर। नेक्स्ट आता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या करता है कि बॉयलर के अंदर प्रेशर कितना है, तो शो द वर्किंग प्रेशर ऑफ द बॉयलर। आप देखेंगे यहां पर ये लगा हुआ है प्रेशर गेज, जैसे आप ये लगा हुआ है प्रेशर गेज, तो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज मैं डायग्राम के साथ भी समझाऊंगा आपको। जैसे आप अपने बाइक के या कार के स्कूटी के टायर में एयर फिल करवाते हो तो एयर का जो प्रेशर होता है टायर के अंदर वो प्रेशर गेज से हम लोग मेजर करते हैं। तो ये प्रेशर बताता है कि बॉयलर के अंदर प्रेशर कितना है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द बॉयलर प्रेशर टू राइज बियॉन्ड इट्स सेफ वैल्यू। मतलब ये हुआ कि यहां पर इस बॉयलर के अंदर जो प्रेशर है वो एक लिमिट से, एक सर्टेन लिमिट तक ही प्रेशर उसके अंदर होना चाहिए। सर्टेन लिमिट से प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो बॉयलर फट भी सकता है। आपने ये मतलब अनफॉर्चुनेटली कई बार बॉयलर फटे भी हैं इन हिस्ट्री, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, बहुत डेंजरस होता है। जैसे प्रेशर कुकर भी है, तो प्रेशर कुकर में भी क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा प्रेशर उसके अंदर बन जाता है और उसमें आप देखते हैं ना जो सेफ्टी वॉल्व है उसके ऊपर जो सीटी लगी होती है, तो जैसा आपने देखा घर में, आपने तो डेली देखते होंगे, तो जो सीटी बजती है उसका क्या मतलब होता है, उसमें से गैस निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर है वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाता है। तो वो क्या होती है, छोटी सी सीटी जो ऊपर लगी रहती है ऑन द टॉप ऑफ द प्रेशर कुकर, तो उसका हल्का सा वेट होता है। तो जब अंदर प्रेशर जैसे ज्यादा होगा तो वो सीटी क्या होगी, ऊपर उठ जाती है और जो उसके अंदर एक्सिस गैस थी, जो ज्यादा स्टीम बन गई थी जिसकी वजह ज्यादा प्रेशर हो रहा था, वो क्या होगी, गैस बाहर निकल जाती है, मतलब स्टीम बाहर निकल जाती है और उसका जो प्रेशर है प्रेशर कुकर के अंदर वो मेंटेन हो जाता है, सर्टेन लिमिट के अंदर आ जाता है। तो सेल्फ वेट के कारण सीटी फिर से नीचे आ जाती है और जो है वो उसके अंदर जो प्रेशर है वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं जाता है। तो इसी तरह से यहां पर सेफ्टी वॉल्व है, यहां पर क्या लगा हुआ है ऑन दी, जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर एक सीटी लगी रहती है उसको वही सेफ्टी वॉल्व भी एक तरह से, तो यहां पर भी इसके टॉप में क्या लगी हुई है, एक सेफ्टी वॉल्व लगी हुई है। अगर इस बॉयलर के अंदर प्रेशर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो एक्सिस स्टीम है वो स्टीम क्या होगी, बाहर निकल जाएगी और ये ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसे ही इसके अंदर मान लो आपने फिक्स कर दिया कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो 80 बार से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो इसके अंदर जैसे ही अब आपने जो सेफ्टी वॉल्व है इसको सेट कर दिया 80 बार पे, तो 80 बार से प्रेशर जैसे ही ज्यादा जाएगा तो ये जो सेफ्टी वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और यहां से जो स्टीम है, एक्स्ट्रा स्टीम, वो बाहर निकल जाएगी और प्रेशर सर्टेन लिमिट के अंदर, एक सेफ लिमिट के अंदर आ जाएगा। वही चीज यहां पर लिखी गई है। सेफ्टी वॉल्व का मतलब है प्रिवेंट द बॉयलर प्रेशर, बॉयलर प्रेशर को प्रिवेंट करता है, उसको मेंटेन करता है, उसको सेफ वैल्यू के अंदर रोक के रखता है। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट आता है स्टीम स्टॉप वॉल्व, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ आउटगोइंग स्टीम। देखो जरा यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे स्टॉप वॉल्व, स्टीम स्टॉप वॉल्व कहो या स्टॉप वॉल्व कहो, एक्चुअली जो यहाँ पे बॉयलर के अंदर जो स्टीम बनेगी उसका स्टीम का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, टरबाइन को रोटेट कराने में। तो आगे इंजन को सप्लाई करना होगा, तो यहां से क्या होगा, इस बॉयलर से कहां जाएगी स्टीम, टरबाइन के अंदर जाएगी, है ना। टरबाइन रोटेट करेगा, स्टीम के हेल्प टरबाइन रोटेट करेगा, तो वहां से हमको मैकेनिकल एनर्जी यानी कि हमको वर्क मिलेगा
अब ध्यान देना, क्योंकि जो टरबाइन है उस पे क्या होता है, लोड कम ज्यादा होता रहता, कम ज्यादा होता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कई बार घटती है तो कई बार बढ़ती भी है, तो उसके हिसाब से टरबाइन को कभी तेज रोटेट कराना होगा, कभी कम। वो कैसे रोटेट करेगा, विद द हेल्प ऑफ स्टीम। तो स्टीम को रेगुलेट करना होगा, स्टीम को सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर स्टॉप वाल्व है, और कई बार क्या करना पड़ता है, स्टीम को स्टॉप करना पड़ता है कि भाई टरबाइन को रोकना है, टरबाइन को क्या करना है, रोकना है। तो यहां पर हम स्टॉप वाल्व से क्या करेंगे, यहां पर स्टीम की सप्लाई को पूरे तरीके से रोक सकते हैं, या कुछ मेंटेनेंस करना है, बॉयलर के अंदर, टरबाइन के अंदर कुछ, प्लांट के अंदर कुछ मेंटेनेंस चल रहा है ना, तो उस केस में हमको क्या करना है, स्टॉप वाल्व की हेल्प से हम सप्लाई रोक सकते हैं, यानी कि स्टीम को जो है, यहां से जो स्टीम निकल रही होगी आगे जाएगी, आउटगोइंग स्टीम को हम रेगुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वही चीज यहां पर बेटा लिखा हुआ है, स्टीम स्टॉप वाल्व रेगुलेट द अमाउंट ऑफ आउटगोइंग स्टीम। बॉयलर से जो स्टीम बाहर जाएगी, आउटगोइंग स्टीम को वो रेगुलेट करेगा। जैसे फैन की हम स्पीड को भी रेगुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर, है ना, रेगुलेटर से हम स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो डिवाइस आती है, माउंटिंग आती है, ब्लो ऑफ कॉक, अलाउ टू ड्रेन वाटर फ्रॉम बॉयलर इनटू द फर्नेस। बॉयलर से वाटर को ड्रेन करता है, यहां पर देखना ब्लो ऑफ कॉक, यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा यहां पर ब्लो ऑफ कॉक। ये क्या होता है, फर्नेस में नीचे की तरफ, फर्नेस में रहता है, फर्नेस की साइड रहता है, बॉटम साइड में रहता है बॉयलर के। और ये क्या करता है कि अगर मान लो कंबशन को कम करना है, तो उस केस में जो वाटर है बॉयलर के अंदर, उसको ड्रेन कर देगा फर्नेस के अंदर। एक बात बताओ, फर्नेस के अंदर ही तो कंबशन हो रहा है, फर्नेस मतलब भट्टी के अंदर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, फ्यूल का, एयर और फ्यूल का वहां पर कंबशन हो रहा है। तो मान लीजिए स्टीम रेट को कम करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्नेस के अंदर जो कंबशन हो रहा है उसको रिड्यूस करेंगे। तो उस केस में ब्लो ऑफ कॉक की हेल्प से जो बॉयलर के अंदर वाटर है वो ड्रेन हो जाएगा, किसके अंदर, फर्नेस के अंदर। तो फर्नेस के अंदर जो कंबशन हो रहा है वो रुक जाएगा, ठीक है। वही चीज यहां पर लिखी गई है। नेक्स्ट आता है बेटा फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व का मतलब होता है चेक्स द अमाउंट ऑफ फीड वाटर गोइंग टू द बॉयलर डज नॉट अलाउ इट्स रिटर्न। देखो जरा यहाँ पे ये लगा हुआ है फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व मतलब देखो फीड पंप होता है, और फीड पंप से हम वाटर को फीड करते हैं बॉयलर के अंदर। अरे बॉयलर का काम ही क्या होता है, बॉयलर ये है, इसके अंदर क्या जाएगा, वाटर जाएगा, और ये वाटर कहां से आएगा, फीड पंप से। फीड पंप इस वाटर को सप्लाई करेगा बॉयलर के अंदर, और यहाँ पर एक फर्नेस होती है इसके अंदर, उस फर्नेस से हम हीट सप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर जो वाटर आया है फीड होकर के, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, और ये स्टीम हम टरबाइन को सप्लाई कर देते हैं, इंजन को सप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर फीड चेक वाल्व का काम क्या है। फीड चेक वाल्व जो है वन वे वाल्व होता है कि पानी वाटर जो है आगे जा सकता है, वापस नहीं आएगा। मतलब ये क्या करेगा, ये वाटर को वापस नहीं आने देगा। वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, ये पानी जब जा चुका है, अंदर जा रहा है, तो उसको ये वापस नहीं आने देता है। देखो जरा ध्यान से लिखा हुआ, फीड चेक वाल्व का मतलब है चेक द अमाउंट ऑफ फीड वाटर। फीड वाटर का जो हम अमाउंट वाटर की फीड करते हैं उसको चेक करेगा, गोइंग टू द बॉयलर एंड डज नॉट अलाउ टू इट्स रिटर्न, वापस ना आ जाए पानी, उसको अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग क्या होता है, स्टॉप्स द बॉयलर। बॉयलर को अगर स्टॉप करना हो इफ द हीटिंग सरफेस गेट्स ओवरहीटेड ड्यू टू लो वाटर लेवल। जरा यहां पर देखो ध्यान से, ये रहा फ्यूजिबल प्लग, ये रहा फ्यूजिबल प्लग। अब देखो ये जो फ्यूजिबल प्लग है जो आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज द फ्यूजिबल प्लग। ये कहां पे है, ये वाटर के अंदर है। ये क्या है, ये वाटर के अंदर है। बाकी और भी हमने डिवाइस लगाई हुई है कि जो वाटर का लेवल है वो नीचे अगर जाएगा तो वो इंडिकेट कर देगा कहां पे, किससे, वाटर लेवल इंडिकेटर से। लेकिन अगर मान लीजिए हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, कितना वाटर लेवल है हम उसको नहीं देख पाए, या ऐसे हमसे कोई हम जो है हमने अवॉइड कर दिया, उसको मिस्टेक हो गई, गलती हो गई कि हमारा ध्यान नहीं गया उस तरफ, जो ऑपरेटर से गलती हो गई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक फ्यूजिबल प्लग रहेगा, तो वाटर का जो लेवल है जैसे नीचे की तरफ डाउन होगा, तो यहाँ पर आप देखो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये वाटर के अंदर डूबा हुआ है। कौन, फ्यूजिबल प्लग किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। अगर ये वाटर का लेवल डाउन हुआ तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि जो इसका अपर वाला जो पोर्शन होता है उसमें स्टीम होती है ना, यहाँ पर इस तरफ स्टीम होती है और नीचे होता है वाटर। ओके, ऊपर स्टीम होती है, नीचे वाटर होता है, और वाटर स्टीम में कन्वर्ट होकर के ऊपर स्टीम जो है इकट्ठा होती रहती है। नाउ अब जैसे ही वाटर लेवल नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो फ्यूजिबल प्लग है, ये फ्यूजिबल प्लग के पास जैसे मान लो इतना पोर्शन है, ये कहां पे आ गया, वाटर लेवल इससे नीचे चला गया, अब इतना पोर्शन कहां पे आ गया, स्टीम में आ गया, उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ओवरहीटिंग होगी।
ओवर हीटिंग की वजह से क्या होता है, इसको इस तरह से बनाया जाता है कि ये मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर के ये क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर के फर्नेस में चला जाएगा। और दूसरे यहां पर जो वाटर है, स्टीम है, वो फर्नेस के अंदर क्या हो जाएगी, चली जाएगी। जब स्टीम और वाटर फर्नेस के अंदर जाएगी तो वहां पर जो कंबशन हो रहा था वो कंबशन रुक जाएगा, मतलब जो बॉयलर है वो उसको उसका जो है उसको स्टॉप कर देगा। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है। आगे फिर से डायग्राम से मैं बताऊंगा, इसको इंपॉर्टेंट है। फ्यूजिबल प्लग का काम होता है स्टॉप द बॉयलर, ये बॉयलर को स्टॉप करने के लिए, मतलब जैसे ही ओवर हीटिंग जब होती है ना, मान लीजिए वाटर लेवल कम हो गया उसके अंदर, वाटर लेवल कम होने की वजह से क्या हो सकती है, ओवर हीटिंग हो सकता है। ओवर हीट को अवॉइड करने के लिए, बॉयलर को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर जो फ्यूजिबल प्लग है एक्चुअली ये मेल्ट हो जाता है, इस तरह का मेटल होता है, इसके अंदर मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर के क्या करता है, अलाउ करता है स्टीम और वाटर को फर्नेस के अंदर। ठीक है, देखो लिखा हुआ है इफ इट्स हीटिंग सरफेस, इसका जो हीटिंग सरफेस है गेट ओवर हीटेड, जैसे वो ओवर हीट होगा तो मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर के क्या करेगा, मतलब लो वाटर लेवल की वजह से मेल्ट होगा, मेल्ट होकर के वो नीचे गिरेगा, यानी कि जो वाटर है बॉयलर वो फर्नेस के अंदर जाएगी और जो उसके अंदर कंबशन होगा फर्नेस के अंदर, भाई आग लगी हुई है उसमें आप पानी गिरा दोगे तो क्या होगा, वो कम हो जाएगी, तो यानी कि बॉयलर जो है स्टॉप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा कि ये है हमारे बॉयलर माउंटिंग्स जो कि बॉयलर को सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अब ये पूछता है, कई बार तो ऐसा पूछ लेता है कि उनके फंक्शंस बताओ, तो फंक्शन हमने बता दिए। दूसरा वो डिटेल में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बोलेगा एक्सप्लेन विद द डायग्राम, एक्सप्लेन एनी वन और एनी टू बॉयलर माउंटिंग्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मैं यहां पर 3 आपको बता रहा हूं, वैसे मैं आपको ये बता ही चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा डायग्राम के साथ, है ना। हम बात कर रहे हैं यहां पर सेफ्टी वॉल्व की। तो सेफ्टी वॉल्व का क्या फंक्शन बताया था मैंने बेटा आपको, सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या बताया था कि जैसे जो प्रेशर कुकर है उसके ऊपर जो सीटी लगी हुई है, मतलब बॉयलर के अंदर एक सर्टेन प्रेशर, एक सेफ प्रेशर, जितना प्रेशर उसके अंदर होना चाहिए उससे ज्यादा प्रेशर उसके अंदर ना क्रिएट हो, ताकि बॉयलर फट ना जाए, है ना। जैसे प्रेशर कुकर फट जाते हैं उस तरह से बॉयलर फट ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर सेफ्टी वॉल्व यूज करते हैं। तो इट्स फंक्शन इज टू प्रिवेंट द स्टीम प्रेशर फ्रॉम एक्सीडिंग लिमिट मैक्सिमम प्रेशर वैल्यू। इसका जो एक मैक्सिमम प्रेशर वैल्यू होती है जो डिजाइन करा जाता है, प्रेशर जितना रखा जाना उसके बॉयलर के अंदर, उससे ज्यादा प्रेशर एक्सीड नहीं करना चाहिए। द सेफ्टी वॉल्व शुड ऑपरेट ऑटोमेटिकली बाय रिलीजिंग द एक्सेस स्टीम एंड ब्रिंग प्रेशर डाउन विद इन द सेफ लिमिट। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है तो सीटी क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, वहां से जो एक्सेस ज्यादा एक्स्ट्रा जो स्टीम थी उसके अंदर बाहर निकल जाती है और वापस जो है सीटी वापस आ जाती है अपने वेट की वजह से। तो उसी तरह से ये भी काम करता है ना। तो यहां पर आप ये कितने टाइप के हो सकते हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व, जैसे डेड वेट सेफ्टी वॉल्व हो गया, लीवर सेफ्टी वॉल्व हो गया, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व हो गया। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये डेड वेट सेफ्टी वॉल्व का है। एक बार इसकी वर्किंग आप समझेंगे जरा ध्यान से। तो देखो जरा यहां से, ये बॉयलर है, ये बॉयलर में ये इस तरह से ऊपर की तरफ स्टीम जा सकती है इसके अंदर, और ये देखो वेट है, छोटे छोटे वेट्स लगे हुए हैं, दीज आर दी वेट, है ना। इनको इसलिए बोलते हैं इसको डेड वेट सेफ्टी वॉल्व। ये वेट लगे हुए हैं और वेट के कारण ही नीचे की तरफ रहता है। जैसे सीटी होती है प्रेशर कुकर में, जो छोटा सा उसका थोड़ा सा जो वेट होता है, उस वेट के कारण वो ऊपर नीचे की तरफ रुकी रहती है, स्टॉप रहती है। अब जैसे ही उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है तो सीटी बजने लगती है, यानी कि ऊपर की तरफ। सीटी बजने का मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ सीटी ऊपर उठ रही है ना, वो ऊपर उठ गई है तो उसके अंदर जो स्टीम थी, उसके अंदर जो गैस थी वो बाहर निकल जाती है, और जैसे ही प्रेशर मेंटेन होता है वो वापस वेट के कारण आ जाती है। तो ऐसे ही यहां पर भी है। मान लो हमने बोला कि इसके अंदर 90 बार से प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही 90 बार से प्रेशर ज्यादा होगा तो यहां पर क्या लगेगा, एक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। 90 बार से प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये जो वॉल्व है ये ऊपर की तरफ, ड्यू टू प्रेशर ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो यहां से ओपनिंग इसको मिल जाएगी और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्टीम होगी, एक्सेस स्टीम थी, वो बाहर निकल जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और जैसे ही प्रेशर जो है 90 बार होगा या 90 बार से कम मेंटेन हो जाएगा, ये वापस अपने वेट की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से क्या होगी, ये वापस अपनी इसी पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है सेफ्टी वॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर डेड सेफ्टी वॉल्व के डायग्राम बना करके, आप सिंपल सा डायग्राम है, इसको आप बना करके समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है आपका फ्यूजिबल प्लग। तो फ्यूजिबल प्लग क्या होता है, ओवर हीटिंग से बचाता है ना, बॉयलर को ये ओवर हीटिंग से बचाता है। जैसे यहां पर ये देख सकते हैं, ये डायग्राम बना हुआ है, यहां पर ये नीचे की तरफ तो क्या होगी बेटा, फर्नेस होगी, यहां पर क्या होगी, फर्नेस होगी। यहां पर जो फ्यूल है वो जल रहा होगा और वहां से जो फ्लू गैसेस आएंगी वही तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगी। और यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये पानी भरा हुआ है, ये पूरा जो है
ये जो आपका फ्यूजिबल प्लग है बेटा, ये सब पानी के अंदर डूबा रहता है। ये किसके अंदर है? पानी के अंदर। और ऊपर की तरफ क्या होती है? ऊपर की तरफ होती है स्टीम। ऊपर की तरफ स्टीम होती है और नीचे की साइड क्या होता है? वाटर होता है। अब ध्यान देना, यहां पे जो ये फ्यूजिबल प्लग है, अभी तो ये वाटर के अंदर है। वाटर लेवल अगर मान लो, अभी तो वाटर लेवल यहां तक है, वाटर लेवल अगर जैसे डाउन होगा तो ये जो सरफेस है इसका, अभी तो वाटर में था, अभी तो ये वाटर में है, अब क्या आ जाएगी? यहाँ पर स्टीम आ जाएगी। मतलब ये क्या होगा? पोर्शन इसका ओवरहीट हो जाएगा। ये पोर्शन जैसे ही ओवरहीट होगा तो इसके अंदर फ्यूजिबल मेटल है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये फ्यूजिबल मेटल होता है। यानी कि जो मेटल है ओवरहीट होकर के, गर्म होकर के, अभी तो एक सर्टेन टेम्परेचर इसका इस तरह से है कि अगर ये पानी के अंदर रहेगा तो ये मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर कम है। और जैसे एक सर्टेन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा, यानी वाटर लेवल जैसे ही नीचे आएगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? ओवरहीट होकर के बढ़ जाएगा। और जैसे ही ओवरहीट होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये पोर्शन क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लॉक लगा हुआ है ये निकल जाएगा यहां से, और यहाँ पे जो स्टीम और वाटर है, ये वाटर या स्टीम जो है कहां पे गिरने स्टार्ट हो जाएगा? ये फर्नेस में चला जाएगा जहां पर कंबशन हो रहा है। तो ये कंबशन को रोक देगा। तो ये क्या करेगा? ये कंबशन को रोक देगा, यानी कि वहां पर जो फ्यूल की बर्निंग हो रही थी सब रुक जाएगा। भाई पानी, कहीं पे आग लगी हुई है, वहां पानी गिरा दोगे आप तो क्या होगा? कंबशन रुक जाएगा। तो जो बॉयलर है वो स्टॉप हो जाएगा। तो फ्यूजिबल प्लग यही काम करता है। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम गोइंग डाउन बिलो ए क्रिटिकल पॉइंट, अवॉइडिंग द ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग को अवॉइड करता है ना। The fusible plug is mounted at the crown plate of the combustion chamber। नीचे क्योंकि ये combustion chamber होता है, combustion chamber के ऊपर ही ये लगा रहता है, combustion chamber के ऊपर ही ये लगा रहता है, ठीक है ना। और जैसे ये मेल्ट होता है इसका रास्ता खुल जाता है स्टीम का और वाटर का, वो combustion chamber के अंदर, फर्नेस के अंदर चली जाती है। एज द वाटर लेवल गोज डाउन, जैसे वाटर लेवल डाउन होता है, ओवरहीटिंग हो जाता है। ड्यू टू ओवरहीटिंग, ओवरहीटिंग से क्या होगा? फ्यूजिबल मेटल मेल्ट हो जाएगा। ये जो फ्यूजिबल मेटल है ये मेल्ट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट वाटर फॉल्स इनटू द फर्नेस, जिसके कारण वाटर जो है वो फर्नेस में गिर जाएगा और जो फायर है, जो आग लगी हुई है उसके अंदर, वो रुक जाएगी, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होगा? एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, ठीक है। चलिएगा लास्ट एक और देख लेते हैं, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या करता है? प्रेशर को मॉनिटर, प्रेशर बताता है कि उस बॉयलर के अंदर कितना प्रेशर है। जैसे कार के टायर में आप हवा भरवाते हो, एयर भरवाते हो, तो बाइक के जो टायर होता है उसके हवा भरवाता है। जो वो डिवाइस यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, वही होता है प्रेशर गेज। तो यहाँ पर ये डिवाइस जो है लगी रहती है, यहाँ पर दिखाया भी था मैंने आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा प्रेशर गेज जो कि इसके अंदर प्रेशर को बताता रहता है, ठीक है। चलिएगा, सो यहां पर हमने बॉयलर माउंटिंग्स और बॉयलर एक्सेसरीज की बात हो गई, उसके फंक्शंस हो गए, और मैंने 3 एक्सप्लेन भी कर दिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? पूछेगा कि बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं, एक्सप्लेन देयर फंक्शंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम और एनी 2 ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम मैंने 3 दिखा दिया आपको। इन डायग्राम्स की आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हमने बॉयलर माउंटिंग्स तो पढ़ लिए, अब आता है बॉयलर एसेसरीज। ये बॉयलर एसेसरीज क्या होती हैं? हमने बताया आपको, जो बॉयलर माउंटिंग्स होती हैं वो बॉयलर की सेफ्टी को प्रोवाइड कराती हैं, और बिना बॉयलर माउंटिंग्स के बॉयलर काम नहीं कर सकता। बॉयलर कैन नॉट वर्क विदाउट बॉयलर माउंटिंग्स। बिना माउंटिंग्स के बॉयलर काम नहीं कर सकता। अब ये बॉयलर एसेसरीज की बात कर रहे हैं। देखिए, बॉयलर एसेसरीज वो डिवाइस होती हैं जो बॉयलर की एफिशिएंसी को, बॉयलर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती हैं, इंक्रीज करती हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आप बॉयलर एसेसरीज नहीं भी लगाओगे बॉयलर के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बॉयलर काम करेगा, लेकिन हो सकता है कि वो अच्छे से परफॉर्म ना करे, उसमें लॉसेस ज्यादा हो रहे होंगे, तो उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी ना आए। इनसे हम बॉयलर एसेसरीज से क्या होती है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, बॉयलर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। तो दीज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयलर, बॉयलर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं उनको हम बॉयलर एसेसरीज के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी बॉयलर एसेसरीज होती हैं? द सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर एंड फीड वाटर पंप। इनको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। एक बार जरा जल्दी से ये देखिएगा आप लोग कि जब हम बॉयलर पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में, तो अल्टीमेटली क्या होता है उसके अंदर? देखो, ये मान लो कोई बॉयलर है इस तरह से, और इसके अंदर ये ट्यूब्स लगी हुई हैं। अब इन ट्यूब्स में या तो फायर होगी, यानी कि फ्लू गैसेस होंगी। अगर ट्यूब्स के अंदर फ्लू गैसेस हैं और उन ट्यूब्स के सराउंडिंग में गैसेस वाटर है, तो उसको हम बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। अगर इन ट्यूब्स के अंदर वाटर है
और ट्यूब्स के सराउंडिंग में फायर है, मतलब फ्लू गैसेस हैं, तो उसको बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। मान लो कि ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, यहां पर ये ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स के अंदर वाटर जा रहा है और इनके चारों तरफ इन ट्यूब्स के चारों तरफ, पानी के चारों तरफ, वाटर के चारों तरफ सराउंडिंग में क्या है, फर्नेस से जो फ्लू गैसेस बनी है, जो हीट निकल रही है फ्लू गैसेस की, फ्लू गैसेस इनके चारों तरफ है। तो फ्लू गैसेस क्या करती हैं, हीट को सप्लाई कर देती है किसको, वाटर को। तो वाटर हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, जो फ्लू गैस से हीट मिली है, और वो क्या करती हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। तो वाटर से क्या मिलती है हमको, स्टीम मिलती है, और इस स्टीम का यूज करके हम क्या करते हैं, इंजन को सप्लाई करते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है, एनर्जी मिलती है। स्टीम मिल गई, और जो फ्लू गैसेस हैं, जो हमने फ्यूल को बर्न कराया, फ्लू गैसेस, फर्नेस से जो फ्लू गैसेस आ रही है, वो फ्लू गैसेस चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि हम बॉयलर एसेसरीज को किस तरह से क्यों हम यूज कर रहे होते हैं। एक्चुअली जो फर्नेस से फ्लू गैसेस आई हैं, उसमें काफी ज्यादा एनर्जी थी, उस एनर्जी का यूटिलाइज कर लिया हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर वो स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद जो फ्लू गैसेस चिमनी में जा रही थी, अभी भी चिमनी में जब जा रही थी फ्लू गैसेस, अभी भी उनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी बची हुई है, अभी भी उनके पास थर्मल एनर्जी है, अभी भी उनके पास हीट एनर्जी है, अभी भी उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम और यूज कर सकते हैं सराउंडिंग में जाने से पहले। अब ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, इन एसेसरीज के अंदर हम क्या करेंगे, हम उस एनर्जी को यूज करेंगे जो वेस्ट हो रही थी फ्लू गैसेस के साथ, जो चिमनी में जा रही थी। अल्टीमेटली ये जो यहां से गैसेस आएंगी बाहर, और जो चिमनी के रास्ते बाहर जा रही होंगी, हम बाहर भेजने से पहले, मतलब चिमनी से पहले, हम यहां पर कुछ एसेसरीज लगा देंगे, और वो एसेसरीज क्या करेंगी, उस हीट को यूटिलाइज कर लेंगी, जो हीट वेस्ट होने वाली थी सराउंडिंग में, उस हीट को हम यूटिलाइज करेंगे एसेसरीज के अंदर। अब जब हम हीट को यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी, क्योंकि वो तो वेस्ट होने वाली थी। कोई भी चीज अगर आपने वेस्ट होने से बचा ली, उसको यूटिलाइज कर लिया, तो ऑब्वियसली प्लांट की जो एफिशिएंसी है, प्लांट की जो परफॉर्मेंस है, वो क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी, फ्यूल का कंजम्पशन कम हो जाएगा, जो स्टीम जनरेशन था वो ज्यादा होगा सेम इनपुट से। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जरा किस तरह से काम हो रहा होता है। वैसे तो यहां पर मैंने लिख दिया इसका, सुपर हीटर का काम क्या होता है, इकोनोमाइजर का, एयर प्रीहीटर का, और फीड पंप का। ये डायग्राम बनाकर के आप समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान से देखना जरा, यही चीज, ये तो मैंने बस ऐसे ही बनाया आपको समझाने के लिए, रिकॉल कराने के लिए। यहां पर आप देखिएगा इस लाइन डायग्राम में आपको समझ में आएगा। देखिए ये बॉयलर है, तो बॉयलर से क्या मिलता है आपको, स्टीम मिलती है। अरे बॉयलर से क्या मिलेगा आपको, स्टीम मिलेगी, जो कि इंजन में जाएगी, टरबाइन में जाएगी, और साथ ही साथ यहां से जो फ्लू गैसेस हैं वो कहां चली जाती हैं, वो चिमनी में चली जाती है। तो चिमनी देखो यहां पर लगी हुई है, चिमनी में जाने से पहले हम उन फ्लू गैसेस को यूटिलाइज करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। तो देखो ये बॉयलर है बेटा, तो बॉयलर में क्या होगा, स्टीम जब निकलेगी, तो ध्यान देना, स्टीम निकल रही है बॉयलर से, यस, और क्या आएंगी यहां से, फ्लू गैसेस। क्या आएंगी, फ्लू गैसेस और स्टीम। अरे दो चीजें निकल रही होती है ना, एक तो स्टीम निकल रही है और एक फ्लू गैसेस निकल रही है। ये है फ्लू गैसेस, ये है स्टीम। अब हमने क्या करना है, ये जो स्टीम यहां से निकल रही थी, इसको हमने इंजन को नहीं डायरेक्ट भेजा है, इंजन को नहीं भेज रहे हम, इसको डायरेक्ट इंजन को नहीं भेज रहे, भेज सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट नहीं भेज रहे। हमने क्या लगा दिया, यहां पर एक सुपर हीटर लगा दिया। सुपर हीटर क्या है, दिस इज दी बॉयलर एक्सेसरीज। तो हमने जब सुपर हीटर यहां लगा दिया, तो ये जो बॉयलर से स्टीम निकलेगी, ये जो बॉयलर से स्टीम निकलेगी, पहले जाएगी सुपर हीटर में, पहले जाएगी सुपर हीटर में। अब मान लो इसका टेम्परेचर यहां पे कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से जो फ्लू गैसेस निकल रही थी, ये जो गैसेस निकल रही है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। अब हम क्या कर, आप सभी जानते हैं, तो बेसिकली जो सुपर हीटर है वो हीट एक्सचेंजर है, हीट को एक्सचेंज कराएगा। क्या कराएगा, ये हीट को एक्सचेंज कराएगा। तो ये जो सुपर हीटर है, इसमें फ्लू गैसेस भी चल रही हैं, ये फ्लू गैसेस है यहाँ पे, और ये जो स्टीम है, यहां पर हमने स्टीम, यहां पर स्टीम भी है। तो होगा क्या, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर कम है और फ्लू गैसेस का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट जो है वो फ्लू गैसेस से कहां चली जाएगी, वो चली जाएगी स्टीम के अंदर। तो जो स्टीम का टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो सैचुरेशन टेम्परेचर था स्टीम का, जो बॉयलर से स्टीम आ रही थी, सैचुरेशन टेम्परेचर उसका था, उस टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया। किसकी हेल्प से, सुपर हीटर की हेल्प से। सुपर हीटर में अलग से हमने हीट सप्लाई नहीं करी, हमने कोई फ्यूल का कंबशन नहीं किया। जो गैसेस वेस्ट हो रही थी, जो गैसेस बॉयलर से बाहर निकल रही थी, उन्हीं गैसेस को यूटिलाइज किया, उन्हीं गैसेस की एनर्जी को यूटिलाइज किया सुपर हीटर के अंदर, और स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो स्टीम डायरेक्ट नहीं गई इंजन के अंदर, स्टीम पहले जाएगी सुपर हीटर के अंदर, उस स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और उसको बोलेंगे हम सुपर हीटेड स्टीम। उसकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और फिर वो कहां जाएगी, इंजन के अंदर जाएगी। तो ध्यान रखना, जो सुपर हीटर है वो किसके बाद है,
सुपर हीटर बॉयलर के बाद लगा हुआ है, तो बॉयलर से स्टीम निकलेगी, सुपर हीटर में जाएगी, उसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। हाई टेम्परेचर की जो सुपर हीटेड स्टीम है वो फिर इंजन के अंदर जाएगी, मतलब टरबाइन के अंदर जाएगी, तो टरबाइन रोटेट करेगी, आपको ज्यादा एनर्जी मिल रही होगी। तो देखो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, यहां पे फायदा हो गया, क्योंकि हमने जो गैसेस जो वेस्ट होने वाली थी यहां से डायरेक्ट चिमनी में नहीं भेजी इसको, इन गैसेस को पहले हमने कहां भेजा, इन गैसेस को चिमनी में ना भेज करके पहले सुपर हीटर में भेजा। अब देखो एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, आउटपुट अपॉन इनपुट, वर्क अपॉन इनपुट। आपने कितनी इनपुट दिया, अब इनपुट तो देखो यहां पर हमने कुछ सुपर हीटर में कुछ इनपुट तो दिया नहीं। अच्छा, ये जो इनपुट आउटपुट होता है आपका वर्क, ये क्या होता है आपका, हीट कितनी आपने दी है, क्यू इन, हीट कितनी सप्लाई करी है, फ्यूल को जब आपने बर्न करा तो कितनी हीट सप्लाई हुई। दूसरा, कितनी हीट रिजेक्ट हुई, है ना। इस W को हम ये लिख सकते हैं, हीट सप्लाई, हीट रिजेक्टेड, क्यू आउट। अरे यस और नो। तो आप देखो जरा, इस या तो आप क्या कर सकते हो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाओ, है ना। इसको कैसे बढ़ा सकते हो कि इसको अगर आप घटा दो तो अभी देखो, जब ये हीट, जब ये एनर्जी जो फ्लू गैसेस चिमनी में जा रही थी तो उसके पास क्यू थी, कुछ क्यू आउट थी। यहां पे इसके पास क्या था, क्यू आउट, क्यू मतलब क्यू जो हीट रिजेक्ट हो रही थी वो ज्यादा हीट रिजेक्ट हो रही थी, क्योंकि हमने चिमनी में भेजी नहीं इसको। अगर यहीं से हम चिमनी में भेज देते इसको तो हीट लॉस हो रही थी। हमने क्या करा, इसको हम ले गए कहां पे, हम ले गए सुपर हीटर में। सुपर हीटर में यहां से हमने एनर्जी ले ली स्टीम की, स्टीम को बढ़ाने, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, यहां से उस फ्लू गैसेस में से और हीट को निकाल लिया, यानी जो क्यू आउट है अब हम और कम कर दिया उसका। तो बताओ एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, एफिशिएंसी सुपर हीटर लगाने से एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी फ्लू गैसेस की उसको हमने यूटिलाइज कर लिया सुपर हीटर में। तो सुपर हीटर के कारण, क्योंकि ये जो एग्जॉस्ट गैसेस थी उसका हीट जो थी वो कम होगी, तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी प्लांट की इंक्रीज हो गई। अब देखो जरा आगे चलते हैं, और अभी भी सुपर हीटर के बाद जो गैसेस हैं, सुपर हीटेड के बाद जो गैसेस बाहर निकलेंगी, अभी भी हम चिमनी में नहीं लेके जा रहे उसको, अभी तो हमने स्टीम को सुपर हीट करने में यूज किया, लेकिन अभी भी इसके अंदर अभी भी क्या है, अभी भी इसके अंदर एनर्जी बची हुई है, और एनर्जी निकालो। जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, शुरुआत में ज्यादा रस निकलता है, उसके बाद फिर दोबारा उसको फिर से यूज करते हैं, गन्ने का जब रस निकलता है तो उसमें से थोड़ा सा जूस निकलता है, फिर तीसरी बार में और कम निकलता है, चौथी बार में और कम निकलता है, निकालते रहो जब तक उसमें पूरा जूस ना निकल जाए। तो अभी तो जो फ्लू गैसेस यहाँ थी इसके अंदर थी एनर्जी, सुपर हीटर में यूज कर ली, अभी भी एनर्जी है, तो हमने क्या यूज करा, अब इकोनोमाइजर यूज कर लिया। तो नेक्स्ट आएगा सुपर हीटर के बाद आ जाएगा इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या करता है भाई, आप सभी जानते हैं कि ये जो बॉयलर है, इस बॉयलर को हम वाटर सप्लाई करते हैं, तो वाटर को फीड करते हैं। बेसिकली वाटर को फीड करने के लिए, वाटर को जब हम इस बॉयलर के अंदर फीड करेंगे, ध्यान से सुनो बहुत ध्यान से, इस वाटर को जब हम इसके अंदर फीड करेंगे, इसके अंदर हम फीड करेंगे, किसके अंदर, बॉयलर के अंदर, तो उसका कुछ टेम्परेचर तो रहेगा। जैसे ऐसे समझो, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में आपने पानी रख दिया, उसको हीट सप्लाई करी, आपने स्टीम में कन्वर्ट कर लिया, तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, मान लो एक्स अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई करी, तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया। नाउ दूसरा केस आप ऐसे समझो कि पानी को जो हमने प्रेशर कुकर में रखा स्टीम बनाने के लिए, हमने पहले से पानी को हमको गर्म पानी मिल गया, कहीं से हमको पानी थोड़ा सा गर्म मिल गया, तो अब गर्म पानी आप उसमें रखोगे तो हीट कम सप्लाई करनी पड़ेगी, यस और नो, कम एनर्जी लगेगी, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं। तो वही काम करना है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या है कि यहां पर जो फीड पंप होता है, फीड पंप से जो वाटर बॉयलर के अंदर जाता है उसको पहले से वो गर्म करके भेजेगा। तो देखो जरा यहां पे लगा हुआ है क्या, फीड पंप, और फीड पंप का काम है वाटर को सप्लाई करना बॉयलर के अंदर। तो देखो ये पानी आ रहा है, यहां पे वाटर जा रहा है, कहां पे जा रहा है, बॉयलर के अंदर जा रहा है। तो यहां पर हमने फीड पंप के बाद और बॉयलर से पहले हमने क्या लगा दिया, एक इकोनोमाइजर लगा दिया। इस इकोनोमाइजर में क्या हो रहा है कि जो वाटर आएगा, देखो ये वाटर आ रहा है इसके अंदर, इस वाटर को हम गर्म कर देंगे। कैसे गर्म कर देंगे, क्योंकि यहां सुपर हीटर से जो गैसेस बाहर निकली थी वो गैसेस जाएंगी कहां पर, इकोनोमाइजर के अंदर। अब इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट क्या होगी, यहां पर सप्लाई हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो इकोनोमाइजर क्या करता है, ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देता है, बॉयलर में जाने से पहले, वाटर को बॉयलर में जाने से पहले उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है बाय यूटिलाइजिंग द हीट फ्रॉम दी वेस्ट गैसेस। जो सुपर हीटर से गैस आ रही थी, वेस्ट गैसेस, उनको यूटिलाइज करेंगे और इकोनोमाइजर की हेल्प से हम पानी का टेम्परेचर पहले से बढ़ा देंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि बॉयलर के अंदर जो फर्नेस थी यहां पे, उस फर्नेस के अंदर कम फ्यूल हमको यूज करना पड़ेगा।
अगर मान लो पहले हम 100 यूनिट यूज कर रहे थे फ्यूल की, अब हो सकता है कि 99 यूनिट से हमारा काम चल जाए, तो फ्यूल को हमने क्या करा, बचा लिया। अल्टीमेटली इनपुट कम हो गया। अगर इनपुट आपने कम कर दिया तो एफिशिएंसी तो बढ़ गई आपकी। तो सुपर हीटर से भी, इकोनोमाइजर से भी हम एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ती है, जिनको हम बॉयलर सीरीज बोलते हैं। और अभी भी ध्यान देना, ये जो गैसेस बाहर निकली थी, इसको हमने पहले सुपर हीटर में यूज किया, फिर इकोनोमाइजर में यूज किया। अभी भी इसके अंदर कुछ एनर्जी है, अभी भी इस गैसेस के अंदर कुछ एनर्जी है। अब ले जाएंगे हम उसको एयर प्रीहीटर के अंदर। किसके अंदर, एयर प्रीहीटर के अंदर। एयर प्रीहीटर का काम नाम से पता लग रहा है, एयर प्रीहीटर, यानी कि यहां पे जो फर्नेस होती है, इस फर्नेस के अंदर आप फ्यूल को बर्न कराते हो। यहां पर फ्यूल बर्न कराते हो, जैसे कोई पेट्रोल है, डीजल है, कोल है। मान लो यहां पर आपने कोल को जलाना है, कोयला जला रहे हो। क्या कोयले को आप अकेला कोयला जल जाएगा? किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, एयर तो चाहिए। तो एयर सराउंडिंग से आएगी। अगर आप सराउंडिंग से डायरेक्ट एयर यहां भेजोगे तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप उसको एयर को पहले सराउंडिंग से एयर प्रीहीटर में ले जाओगे और एयर प्रीहीटर में प्रीहीट कर दो एयर को, मतलब फर्नेस में जाने से पहले, ध्यान से देखो, यहां पर ये फर्नेस होगी, है ना। बॉयलर के अंदर ही तो फर्नेस होती है। अरे बॉयलर के अंदर ही फर्नेस होती है, तो बॉयलर के जो फर्नेस है उसके अंदर जो ये एयर जा रही है, ये पहले से हीट होकर के आएगी। तो एयर पहले जाएगी प्रीहीटर में, वहां हीट हो जाएगी ये, ठीक है। ये काम कौन करेगा? अरे ये काम कौन करेगा? अच्छा, हैंग हो गया सिस्टम हमारा, हाँ चल गया। तो एयर प्रीहीटर का काम क्या है कि एयर को प्रीहीट करना। कैसे प्रीहीट करना कि इस एयर की जो टेम्परेचर है वो कम है और इसके अंदर जो गैसेस चल रही हैं उसकी टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये हीट को सप्लाई कर देगी एयर के अंदर, तो टेम्परेचर एयर का बढ़ जाएगा। अब फर्नेस के अंदर गर्म एयर जाएगी, गर्म एयर जाएगी तो कंबशन प्रॉपर होगा, फ्यूल का अच्छे से कंबशन होगा। अगर प्रॉपर कंबशन होगा तो कंबशन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद जो गैसेस ये आ रही थी, अब ये जो गैसेस आ रही, अब ये चिमनी में जाएंगी। अल्टीमेटली बॉयलर से सीधी हमने चिमनी में ना भेज करके उस फ्लू गैसेस की जो एनर्जी यूटिलाइज करा, पहले सुपर हीटर में यूज किया। किस लिए यूज किया? कि स्टीम को सुपर हीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इकोनोमाइजर में यूज किया कि पानी का, बॉयलर में जो वाटर जा रहा है उसको पहले से उसको टेम्परेचर बढ़ा दें। फिर हमने उसको प्री हीटर में यूज, एयर प्री हीटर में यूज किया कि एयर जो फर्नेस में जा रही थी उसको प्री हीट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे काम करते हैं इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर। और जो फीड पंप होता है, ये क्या होता है, ये वाटर को फीड करता है बॉयलर के अंदर। तो ये चार आपकी मेन क्या है, दीज आर 4 मेन बॉयलर सीरीज, जो बॉयलर के प्लांट, जो बॉयलर की एफिशिएंसी को, प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये जो बेटा डायग्राम मैंने बनाया आपको, इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ध्यान आप, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। एक बार ड्रॉ करके देख लीजिएगा इसको। यहां पर आप बॉयलर दिखा देंगे, बॉयलर से जो स्टीम जा रही थी वो डायरेक्ट स्टीम इंजन को नहीं जाएगी, पहले वो स्टीम सुपर हीटर में जाएगी। तो बॉयलर के बाद आएगा सुपर हीटर, ये क्या करेगा, स्टीम को सुपर हीट करेगा। उसके बाद ये स्टीम इंजन में जाएगी, यानी टरबाइन में जाएगी। फिर सुपर हीटर के बाद इकोनोमाइजर लगाएंगे, इकोनोमाइजर के बाद आप एयर प्रीहीटर लगाएंगे, ठीक है। एयर को पहले प्रीहीटर में ले जाएंगे, उसके बाद बॉयलर में ले जाएंगे। वो जो वाटर है, वाटर को पहले इकोनोमाइजर में ले जाएंगे, फिर उसको हम बॉयलर में ले जाएंगे। इस तरह से काम करता है। बाकी मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि सुपर हीटर क्या है, कि फंक्शन ऑफ सुपर हीटर इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम अबव द सैचुरेशन टेम्परेचर बाय यूटिलाइजिंग द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस से हीट को यूटिलाइज करना है, और जो स्टीम टरबाइन बॉयलर से बाहर निकल रही थी, सैचुरेशन स्टीम, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। इकोनोमाइजर क्या है? एन इकोनोमाइजर इज अ हीट ट्रांसफर डिवाइस। बेसिकली ये सब हीट ट्रांसफर डिवाइस ही हैं। सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर हीट को एक्सचेंज कराती हैं, ठीक है ना। ये क्या करेगी, ये वाटर को पहले से हीट करके, बॉयलर में जाने से पहले वाटर को हीट कर देगा, तो फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। एयर प्रीहीटर क्या है कि बॉयलर में, यानी बॉयलर के अंदर जो फर्नेस है, फर्नेस में एयर को जाने से पहले उसको प्रीहीट करके भेजेंगे। फीड पंप जो है वो वाटर को फीड करने का काम करता है। तो इस तरह से, अच्छा ये डिफरेंस भी अगर आप देखना चाहें एक बार, तो डिफरेंस भी 8 जीपी में पूछे गए। 8 जीपी भी दिसंबर 2017, नवंबर 2018, जून 2014, मई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। माउंटिंग्स और एस सीरीज में क्या डिफरेंस होता है? तो ध्यान से देखो कि बॉयलर माउंटिंग्स आर प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ द बॉयलर। ये सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं, जबकि बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम एस सीरीज यूज करते हैं। अब बॉयलर कैन नॉट वर्क विदाउट माउंटिंग, बिना माउंटिंग के बॉयलर को हम नहीं चला सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते। अब बॉयलर कैन वर्क, बिना एस सीरीज के बॉयलर को हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकता है, लेकिन क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कम आएगी। माउंटिंग्स आर माउंटेड ऑन द बॉडी ऑफ द बॉडी
बॉयलर सेट, जो बॉयलर है उसकी जो शेल होती है, बॉयलर की जो बॉडी होती है उसी के ऊपर इंस्टॉल, उसी के ऊपर हम माउंट करते हैं किसको, माउंटिंग्स को, इसीलिए नाम रखा गया इसका माउंटिंग्स। एक्सेसरीज आर इंस्टॉल्ड विद द बॉयलर टू इंक्रीज द देयर एफिशिएंसी। एग्जांपल्स की बात करें तो प्रेशर गेज हो गया, सेफ्टी वाल्व हो गया, फ्यूजिबल प्लग हो गया, ब्लो ऑफ कॉक हो गया, है ना, जितने भी ये थे वो सब माउंटिंग्स के अंदर आते हैं। और जो सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, फीड वाटर पंप जो है ये क्या है, एक्सेसरीज हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कई बार आरजीपीबी एग्जाम में आया हुआ है बेटा। क्या पढ़ा हमने, बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं जो बॉयलर को सेफ्टी प्रोवाइड कराती हैं, बॉयलर एक्सेसरीज क्या होती हैं जो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं, दोनों में डिफरेंस हमने देख लिया और डायग्राम के साथ हमने देख लिया कि किस तरह से जो है ये जो सेफ्टी है ना, जो बॉयलर माउंटिंग्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं। आपको सभी के नाम याद कर लेने हैं बॉयलर माउंटिंग्स के, 2 या 3 को आप डायग्राम के साथ उसकी डायग्राम बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आरजीपी में, व्हाट आर द बॉयलर माउंटिंग्स, एक्सप्लेन एनी वन और एनी 2 ऑफ देम। इसी तरह से जो एक्सेसरीज होती हैं, एक्सेसरीज का आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, है ना, इसी डायग्राम से हर चीज आपको समझ में आएगी। दिस इज द कि फ्लू गैसेस किस तरह से फ्लो हो रही है, स्टीम किस तरह से फ्लो हो रही है, जो वाटर है या फिर जो एयर है वो किस तरह से फ्लो हो रही होती है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ रहे होंगे आरजीपीबी का, इसके यूनिट नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हैं हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। एक्चुअली अभी तक हम थ्योरी पढ़ रहे थे स्टीम इंजीनियरिंग के अंदर, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। यहां पर अब हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे और एक डेरिवेशन भी है यहाँ पर, चिमनी की हाइट का वो करेंगे। देन उसके बाद चिमनी की हाइट के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। तो 3 या 4 लेक्चर इसमें और लग सकते हैं। सबसे बड़ी यूनिट नंबर 4 है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। लेकिन इस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट को जितना सिंप्लीफाई करके हम आपको दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको चीजें याद करने में दिक्कत नहीं होगी और आप एग्जाम में अच्छे से लिख करके आओगे, आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आप लोगों को बस मेहनत करते जाना है हमारे साथ साथ। नोट्स की बता दूं मैं एक बार फिर से कि एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन के साथ साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपको 3 बार पे क्लिक करना है, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आप जाएंगे, आरजीपीबी का फोल्डर वहां पे मिल जाएगा, डिटेल्ड लेक्चर्स और 1 शॉट रिवीजन के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो डिटेल्ड लेक्चर्स एक बार आप देख लीजिएगा और एग्जाम वाले दिन या एक दिन पहले जितना भी छुट्टी रहेगी, आपकी गैप रहेगा 1 दिन या 2 दिन का, उनमें आप 1 शॉट रिवीजन से बहुत अच्छा अपना जो है सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अपना जो फीडबैक है अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग जाइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उनको हम पढ़ते हैं, वहां से हमको एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। और कौन से सब्जेक्ट की आपको नीड है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।